अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, कहा जा सकते हैं अभी तक। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं। कहानी अंत से ही आरंभ है, सीज़न 2 पार्ट 6। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। साक्षी मीनाक्षी बैठी हुई थी। साक्षी सोच रही थी कि भला स्मगलिंग के सेठ जिसे कहा जाता है वो एक शख्स है जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं हुए हैं, बस उसे सेठ के नाम से जाना जाता है। उस शख्स के खास इंसान ये अर्जुन ठाकुर उसी के बिल्डिंग में कर क्या रहे हैं, ये सोचने वाली बात तो थी। दूसरी ओर मीनाक्षी ये सोच रही थी कहीं इन सारों चीज़ों के साथ लाशों की कोई ताल्लुक तो नहीं है। और वो एकदम से देखती है साक्षी की ओर, कुछ बोलने जाएगी तभी साक्षी बोलती है कि मुझे पता है तुम क्या बोलने वाली हो। क्या दी? यही ना कि कहीं इतने लाशों की कोई ताल्लुक इस शख्स से तो जुड़े नहीं है। तभी मीनाक्षी स्माइल करते हुए बोलते कि वैसे मुझे कोई शक नहीं है आपकी इंटेलिजेंसी पे। आई नो आप बहुत इंटेलिजेंट हो, देखा ना मेरी मन की बात पढ़ ली। तभी साक्षी खड़ी होती है, बोलती कि देखो बात मन की नहीं है, जो हालात यहाँ पे क्रिएट हुए हैं चीज़ें इतने नॉर्मल है नहीं जितने दिख रहे हैं। ये केस कुछ ज़्यादा ही हट के है। मुझे इस केस को बहुत अच्छे से ध्यान से देखने की ज़रूरत है। शायद मैं कुछ तो चीज़ अवॉइड कर रही हूँ या फिर मुझसे छूट गई है। एक काम करो, ये गन को लेके जाओ फॉरेंसिक लैब में नेहा के पास। उसे कहो कि इस पर जो फिंगरप्रिंट है वो कलेक्ट करे। आगे चल के शायद हमें इसकी ज़रूरत हो सकती है। तब जाके एकदम से मीनाक्षी चुप हो जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो जाए नेहा के सामना करे, क्योंकि कुछ भी हो दोनों वैसे ही झगड़ने लगती है। तो एकदम से वो बोलती है कि दी अब आप एक काम काम करो ना, वो सांझ को बोलो ना जाने के लिए। तभी एकदम से साक्षी बोलती है कि देखो हम हमारे फार्म हाउस के वहाँ पे हम मीटिंग करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि पूरी टीम को बुलाई हुई मैंने, तो हम लोग वहीं पे हैं। तो तुम पहले ये गन दे के आओ, बाद में बात करेंगे फिर। और सांझ की ज़रूरत है मुझे, तो वो नहीं जा सकती। और रही बात नेहा की, तो थोड़ा कम छेड़ो उसको, तो वो छिड़ेगी नहीं। तभी एकदम से मीनाक्षी होती कि दी मैं कहा मतलब छेड़ दो, आप मुझ पे बोल रही हो। पता नहीं उनको दिक्कत क्या है मुझसे, मुझे देखते ही जैसे कि पता नहीं आंखों में कांटे चुभने लगती है। तभी साक्षी बोलती कि देखो बात ऐसी नहीं है, वो अभी तक शायद ये एक्सेप्ट कर नहीं पाई है कि तुम सिया नहीं मीनाक्षी हो। वो सिया की चीज़ अब बदल चुकी है, थोड़ा सा वक्त दो उसे, वो ठीक हो जाएगी। इधर जो मीनाक्षी है वो कुछ नहीं बोलती है। साक्षी वहाँ से सांझ को कॉल करके बोलती है कि अपनी टीम को लेकर वो वहाँ पे पहुँचे फार्म हाउस पे। और इधर जो मीनाक्षी है वो गन लेते हैं, बोलती है ठीक है भाई चलो, अब क्या करते हैं, ज्वालामुखी का सामना करेंगे और क्या। यही बोलते हुए वो निकल जाती है, और निकलते हुए वो एकदम से रुक जाती है और साक्षी की ओर देख कर बोलती कि ओ एक और बात। हाँ बोलो। उसके बाद मैं सीधा घर जाऊंगी। क्यों, तुम्हें मीटिंग में नहीं रहनी? नहीं दी, थोड़ी सी सर भारी है, आप कंटिन्यू करें अपनी चीज़। अगर कहीं पे भी आपको मेरी ज़रूरत पड़े या लगे बस मुझे इन्फॉर्म कर दीजिएगा, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जैसा तुम कहो। वहाँ से जो साक्षी है वो चली जाती है दूसरे साइड पे, और मीनाक्षी जाती है फॉरेंसिक लैब पे नेहा के वहाँ पे। कुछ ही देर में वो पहुँच जाती है नेहा के लैब में। लेकिन जब वो नेहा की लैब में पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ पे जो सारे स्टफ़ है वो अभी काम कर रहे हैं, और नेहा कुछ रिपोर्ट शायद वो देख रही थी फाइल हाथ में लिए हुए बैठ के। वो देखती है, मीनाक्षी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है नेहा को देख के। वो एकदम से बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ डॉक्टर नेहा? नेहा एक तीखी नज़रों से साइड में देखती है तो देखती है मीनाक्षी है। मीनाक्षी को देख के मानो उसकी मूड ख़राब हो जाती है। वो देखती है और एकदम से बोलती है ये कौन से तरीका है कि अंदर आ सकती हूँ कि नहीं, जब आप ऑलरेडी अंदर हो। अगर परमिशन ही लेनी है तो दरवाजे पे खड़े होके फिर लेनी चाहिए ना, ना कि अंदर आके। तभी मीनाक्षी आते हुए बोलती कि वो क्या है ना, हमारी लहजा और तरीका दोनों ही अलग है ना।
तो हम तो ऐसे ही मांगते हैं परमिशन। अब आप दो या ना दो वो आपकी प्रॉब्लम है, मेरी थोड़ी है। तो वो बोलती है अच्छा। और तभी साक्षी से एक मैसेज आ जाती है नेहा के फ़ोन पे। वो मैसेज यही थी जो गन भेजी है वो मीनाक्षी के साथ, वही चीज़ के बारे में। और लास्ट वाली लाइन पे वो ऐड कर देती है, झगड़ना मत प्लीज़, बिहेव नॉर्मल एंड पोलाइटली, शी इज़ माई सिस्टर, रिमेंबर दैट। जहाँ पे नेहा एकदम से मुट्ठी कांच लेती है और मनी मन बोलती कि हाई बड़ी, शी इज़ माई सिस्टर। कौन सी सिस्टर? ये वो सिस्टर है जो पता नहीं कितने कारनामे किए थे। अब आई अपनी बहन के लिए चीज़ों को बोलने के लिए, फिर भी वो चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती है। वो एकदम से बोलती कि दीजिए गन। तो एकदम से वो गन दे देती है। वो गन एक पॉलिथीन बैग में रखी हुई थी, जो किसी के हाथ में ऐसे तो फिंगरप्रिंट लगेगी नहीं, अच्छे से उसको कवर अप करके लाई थी। तो उसको रख देते हैं साइड में और स्टाफ से बोलते हैं कि इसका ज़रा वो फिंगरप्रिंट निकालो और रिपोर्ट चाहिए। तो उसके स्टाफ लग जाते हैं उधर। तभी एकदम से जो वॉचमैन होते हैं फॉरेंसिक लैब में वो आते हैं और नेहा को बोलती कि मैम वो आपके लिए कोई बाहर खड़े हैं, वो बदतमीज़ी कर रहा है मैडम, अंदर आने के लिए ज़िद कर रहा है, हम रोक रहे हैं फिर भी नहीं सुन रहे हैं। तभी नेहा बोलती कि कौन है? पता नहीं मैम, एक लड़का है, बार बार बोल रहा है कि मैं आपको बुलाऊं, या तो आप आ जाओ वहाँ पे या फिर उस लड़के को अंदर आने दो, बहुत बदतमीज़ है। तभी नेहा बोलती अब ये कौन है? तो एकदम से वो निकल जाती है। इधर मीनाक्षी भी उसके पीछे पीछे आ रही थी। जब नेहा बाहर होती है तो देखती है सामने एक लड़का खड़ा था जो उस वॉचमैन के साथ बहुत बहस वगैरह कर रहा था कि मुझे अंदर जाने दो, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? हाँ, मैं जानता हूँ डॉक्टर नेहा को। तभी नेहा जब देखती है तो थोड़ी सी पॉज हो जाती है और सामने जो शख्स खड़ा था वो और कोई नहीं, नेहा का ही बॉयफ्रेंड है थे, आई मीन। वो एकदम से नेहा को देखते हुए एकदम से सामने आने लगते हैं। तभी नेहा जो है वो पीछे हो जाती है, बोलती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? हाउ डेयर यू, तुम मेरे यहाँ लैब की इस साइड पे कर क्या रही हो? तभी वो लड़का बोलती कि देखो जो भी हुआ बहुत हुआ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, अब जो भी गिले शिकवे है सब दूर करो, मुझे तुम चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। नेहा बोलती कि तुम पागल हो क्या? हाँ, यहाँ पे दिमाग ये काम नहीं करते हैं, समझ नहीं आती कुछ? जब मैंने एक बार बोल दी है कि मैं कंटिन्यू नहीं कर सकती अब तो नहीं कर सकती, बात बस, बात ख़त्म। वो लड़का एकदम से चिल्ला पड़ता है कि तुम मतलब क्या चाहते हो? हाँ, प्यार करता हूँ तुमसे, मजाक नहीं है। और ये का कुछ दिन रिलेशनशिप में रहोगे फिर मन चाहे तो एकदम से ब्रेकअप कर दोगे? तभी नेहा बोलती है वो हेलो, ऐसी तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, तुम्हारा कैरेक्टर लूज है, मेरा नहीं है। जाओ और लड़कियों के साथ डबल टाइमिंग करते हुए पकड़ी थी ना मैंने तुमको, तो बस मैंने वहीं पर अपनी सारे रिश्ते तुमसे तोड़ दी थी। अब किस वजह से आए हो मेरे पास? यहाँ पे थोड़ी बहस होने लगती है। वो लड़का इतना बदतमीज़ था कि वो एकदम से आता है और नेहा की हाथ पकड़ लेता है कि देखो ये सब कोई बात नहीं होते, कितनी हज़ार बार बोल चुका हूँ कि मैं डबल टाइमिंग नहीं कर रहा था, वो मेरा बस एक दोस्त था, उसके बर्थडे पार्टी में मैं गया था, उस लड़की को कुछ मदद चाहिए था, बस मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, कमरे में मदद कैसे चाहिए? किसी के कमरे में कैसे जा सकती हो मदद के लिए जबकि उस कमरे में कोई नहीं है? तुम झूठ ना बोलो, तुम दोनों को मैं किस करते हुए पकड़ी हूँ। तो वो लड़का थोड़ी चुप हो जाता है, वो बोलती है हाँ तो ठीक है ना, थोड़ा सा बहक गया था मैं, पर मैं सिर्फ प्यार तुमसे ही करता हूँ नेहा, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, आई लव यू सो मच। तभी नेहा एकदम जम के उसके गाल पे थप्पड़ लगा देती है, बकवास मत करो, प्यार इतनी ख़राब चीज़ भी नहीं है, तुम जैसे लोगों को लिए तो प्यार का मतलब ही कुछ और है। और अपनी इस गंदी जुबान से तो प्यार के बारे में मत बोलो यार। अरे जाओ ना, जियो अपनी ज़िंदगी। और मैं ऐसे ही खुश हूँ यार, क्यों मतलब मेरी खुशी में भंग डालने आई हो? हाँ, क्या चाहिए क्या और आकर यहाँ सीन क्रिएट कर रहे हो? देखो, मुझे तुमसे कोई भी चीज़ें रखनी नहीं है, आई एम फेड अप यार, नहीं रहना मुझे इस रिश्तों में जहाँ पे कोई सच्चाई ही नहीं है। और एक बात, सीरियसली, मुझे बस अट्रैक्शन थी, नथिंग एल्स, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तभी वो लड़का बोलती अच्छा
तो फिर उस हिसाब से तो सारी चीज़ तुमने ही किया है। हाँ, कोई गेम चल रहा है यार, तुमने मेरे साथ गेम खेला है ना। हाँ, बहुत देखा है तुम जैसे लड़कियों को, मन भर गया तो आज इसके साथ, कल किसी और के साथ, परसों किसी और के साथ, ऐसे ही हर दिन बदलते रहते हैं लड़के तुम लोगों के लिए। हाँ, यही करते फिरते हो क्या, यही कैरेक्टर है तुम्हारा। जैसे वो लड़का कैरेक्टर की बात करते हैं, इधर नेहा को बहुत गुस्सा आती है और वो एकदम से पुश करती है उस लड़के को और बोलती कि तुम, यही है तुम्हारी असलियत, यही वजह है तुम्हें छोड़ने की, यही एक वजह है। अरे जो मेरी सम्मान तक नहीं कर सकता वो मुझे क्या प्यार करेगा। जाओ अपने जैसे किसी को ढूंढ लेना, आइंदा से मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना, वरना ये जो थोबरा है ना, जिसकी आड़ में तुम ये सब कर रहे हो, ये ठीक नहीं रहेगी। गेट लॉस्ट। और ये बोल के नेहा वहाँ से चली आती। लेकिन ये कैरेक्टर की बात सुन के जो मीनाक्षी थी, पता नहीं उसे क्या हो जाती है, अपनी मुट्ठी को कंच लेती है। वो लड़का पीछे से इतनी गंदे गंदे बात कह रहे थे नेहा के बारे में, मीनाक्षी वो सुन नहीं पा रही थी, पता नहीं उसे क्या होती। वो एकदम से आती है, तब तक नेहा जा चुकी थी और नेहा ने मीनाक्षी को देखी ही नहीं थी, वो इतनी गुस्से में थी, बस पलट के चली जाती है चुप से। और मीनाक्षी एकदम से उस लड़के की पास जाती है, कॉलर पकड़ती है और दे धड़ाधड़ 2 थप्पड़ लगा देती है उसके गाल पे। वो थप्पड़ की जोड़ इतनी ज़्यादा थी कि वो लड़का ले ही नहीं पाता है। वो 2-2 थप्पड़ में उसकी हालत ख़राब हो जाती है, उसकी नोज़ से खून बहने लगते हैं, गाल सूज गई थी। वो लड़का मतलब उसके पूरे होश उड़ चुके थे थप्पड़ खाने के बाद, और वो एकदम से गिर जाता है। गिर के वो जब उठ के बैठता है, वो एक टक बस मीनाक्षी की ओर देख रहे थे। और मीनाक्षी इन सारी चीज़ों में बहुत माहिर थी, कह सकते हैं ये। मीनाक्षी बस गुस्से से उस लड़की की ओर देखती है और एकदम से आते बोलती है, वो सुन, तू जैसे को ना ख़त्म करना मेरी बाएं हाथ की खेल है। और वो जो लड़की को तूने इतना बुरे शब्द बोले हैं ना, सोच समझ के बोला कर। कोई हैरी गैरी लड़की नहीं है वो, एक डॉक्टर है। अरे कम से कम एक लड़की की तौर पे रिस्पेक्ट कर लिया होता कभी, अगर तेरी गर्लफ्रेंड रही है उस तौर पे तू थोड़ा सा रिस्पेक्ट कर लेता, क्या हो जाता। तेरे माँ बाप ने तुझे ये नहीं सिखाया। हाँ, और क्या समझ के रखे हो लड़कियों को, कोमल है तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो बेटा। यही कोमल हाथ अगर मुट्ठी कंच लेना तो खड़े रहने के लायक तक नहीं बचोगे तुम लोग। आइंदा अगर मैं तुझे उसके आस पास भी देखी ना तो आई शपथ ज़मीन पे जिंदा गाड़ दूंगी मैं। और नतीजा तेरे इस गालों की सुजन को याद कर लेना। अब तू यहाँ पे जितनी देर रुकेगा मेरी खून उतनी देर तक खौलते रहेगा, और अगर ज़्यादा हो गई ना तो मैं तुझे मार भी सकती हूँ। अब तू सोच ले तू करेगा क्या। वो लड़का इतना डर जाता है क्योंकि मीनाक्षी की आंखों की कलर चेंज हो चुकी थी, लाल हो चुके थे, इतनी डरावनी लग रही थी वो गुस्से में कि वो लड़का रिस्क तो बिल्कुल लेना नहीं चाहता था। वो फटाक से वहाँ से उठ के चुप से चला जाता है। वॉचमैन भी ये नहीं सोचा था कि ये लड़की में इतनी जोर होगी कि 2 थप्पड़ से उस लड़के की ये हालत हो जाएगी। वॉचमैन बोलती कि वो मैडम, तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि उस डॉक्टर को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे क्या हुई है, ठीक है। तो वॉचमैन बोलती है ठीक, ठीक है मैडम। दूसरी ओर जब नेहा जाती है लैब में तो वो मीनाक्षी को नहीं देखती है। वो जब अपनी स्टाफ से पूछती है कि कहाँ है वो, तो वो बोलती कि मैम वो तो अपनी पीछे पीछे गए थे। तब जाके नेहा एकदम से जो सेकंड फ्लोर से वहाँ पे बालकनी थी वहाँ से नीचे की ओर देख के, ये सीन पूरा वो ऑलरेडी देख चुकी थी। और वो शौक थी कि मीनाक्षी भला नेहा के लिए क्यों लड़ रही है, पर वो कुछ नहीं बोलती। वो फिर वहाँ से हट जाती है। जब मीनाक्षी आती है लैब में अपनी एक्सप्रेशन बिल्कुल नॉर्मल करके, जैसा अभी कुछ हुआ ही नहीं, वो बिल्कुल नॉर्मल थी। वो आती है एक साइड पे खड़ी हो जाती है और एकदम से नेहा की ओर देख के बोलती कि हाँ डॉक्टर नेहा, वैसे मेरी सारी चीज़ अगर यहाँ पे हो गई तो क्या मैं जा सकती हूँ। नेहा बोलती कि आपको रोका किसने। मीनाक्षी हंसते बोलती कि वैसे मैं तो चाहती हूँ कि आप रोक लो मुझे, अगर आप बोलोगे कि रुक जाओ तो मैं रुक जाऊँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेहा उसकी ओर देख के बोलती कि मुझे इतनी शौक भी नहीं चढ़ी है कि मैं आपको बोलूँ कि आप रुक जाओ।
तभी मीनाक्षी बोलती कि हाय ये तेवर पता नहीं। वैसे एक बात बताइए, इतनी बुरी मैं हूँ नहीं जितना आप मुझे समझती हो। कभी प्यार से बात कर लीजिए ना, क्या ही जाती है आपकी। नेहा बोलती कि मैं बाई बार तो ऐसी ही हूँ, मुझे प्यार से बात करनी नहीं आती है। अगर ये हजम नहीं होती तो आप जा सकती हो। मीनाक्षी बोलती है ये तीखापन, चलिए ठीक है, दुआओं में याद कर लेना हमें। और वो वहाँ से चली जाती है। जब वो जा रही थी नेहा बस उसे देख रही थी कि ये क्या सीन है। उसको ये सब करने की ज़रूरत तो थी नहीं, पर वो क्यों की ये सारी चीज़। और जो मीनाक्षी है वो लैब से निकल के घर की ओर आ रही थी। वो घर की ओर आने से पहले एक बार साक्षी की माँ को कॉल करके पूछती है कि कुछ चीज़ चाहिए क्या, वो घर आ रही है। तो कुछ दवाई की बात कहते हैं तो आते वक्त दवाई लेके आती है। जब आती है तो देखती है जो मुस्कान और साक्षी की माँ है ये दोनों मिलके खाना वगैरह बना रहे थे। दोपहर का वक्त हो चुके थे तब तक। तो वो एकदम से बोलती है अरे वाह क्या सीन है, सास बहू इकट्ठे खाना, ये बढ़िया सीन है बाय द वे। साक्षी की मॉम हंसती है और बोलती कि तो तुम भी आ जाओ। तभी एकदम से मीनाक्षी बोलती कि मुझे इन सारी चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं इनसे कोसों दूर रहती हूँ। हाँ ज़िंदगी गुजारने के लिए थोड़ी बहुत चीज़ें आती है मुझे, वही काफ़ी है। आप दोनों कंटिन्यू करो, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। ये बोलते हुए वो जाती है, फ्रेश वगैरह होके आती है। दूसरी ओर जो साक्षी है वो अपनी पूरी टीम के साथ फार्म हाउस में बैठ के वो स्केचेस देख रही थी। गन की चीज़ें वो एक बोर्ड पे लिख चुकी थी, बस कड़ी से कड़ी जोड़ने की कोशिश में सब कुछ कर रही थी। साक्षी के दिमाग में एक चीज़ पॉइंट करती है कि जो पहला वाले मुजरिम को ये लोगों ने पकड़े थे जो लाशों को फेंक रहा था, और वो अकेला नहीं था, उसके साथ कोई और था जिसके स्केच तो बनाए गए थे। वो बलवीर की ओर देखते हुए बोलती है कि उस शख्स के बारे में कुछ पता चली। बलवीर एकदम से खड़े होकर बोलता है कि मैडम पता तो चले है, बस पकड़ में नहीं आए हैं। एक बार है जहाँ पे ये हमेशा शाम के वक्त जाता है शराब पीने के लिए। अब शराब के धुर में ये कहा जाता है इसका घर कहाँ है अभी तक नहीं पता चले मैडम। ठीक है, इसका मतलब इसे पकड़ने के लिए हमें शाम तक इंतज़ार करने पड़ेंगे। जी मैडम, उस बार पे मैंने अपना सोर्सेस लगाया है, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचेगा मुझे कॉल आ जाएंगे। वेरी गुड। तभी साक्षी जो है सांझ की ओर देखती है और बोलती कि सांझ तुम्हें मैं कुछ काम दी थी। वो जो लड़कियों की स्केचेस नेहा ने बनाई दी थी कि उनके डिटेल्स निकालने के लिए, मैम डिटेल्स तो निकाली हूँ मैम। ये सारी आम सी लड़कियाँ हैं जो छोटी मोटी नौकरी से अपनी गुजारा चलाती थी, अकेले रहती थी। इनके परिवार से इनका कोई ताल्लुक़ नहीं थे और ना ही इनके बारे में कोई मिसिंग रिपोर्ट करवाई गई थी। तभी एकदम से वो बोलती है कैसे करेंगे। अब किलर का सीधा टारगेट उन्हीं लड़कियों को होते हैं जो परिवार से दूर है या फिर परिवार के साथ किसी की कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक दो दफ़ा एक दो की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई भी जाती है पर कोई फ़ायदा होते नहीं है, पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है और वो केस फाइल में बंद ही रह जाते हैं, जिस पर सांझ कुछ नहीं बोलती है। साक्षी को एक अजीब सी लग रही थी कि ये केस पता नहीं उसकी समझ से बाहर है। वो जितनी केस को समझने की कोशिश कर रही थी उतनी ये सब कुछ जैसे कि पूरे फैलाए हुए हैं, बिखर सी गई, ऐसी सुलझी हुई बिल्कुल भी नहीं थी। पर कुछ तो कड़ी हो जो उस केस को कड़ी से कड़ी जोड़ने के लिए मदद करे, ऐसा कुछ नहीं है। एक भरम जैसा लग रही थी उसे, और मानो कि वो बीच में फंस गई हो या उसे फंसा ही गई है। उधर मीनाक्षी फ्रेश वगैरह होके वो बैठती है बेड पे, कुछ सोच रही थी कि वो जो कागज़ की टुकड़े उसे मिली है इसका क्या मतलब है। वो कॉल करती है सलोनी को। सलोनी उस वक्त फ्री थी और उठा लेती है, बोलती कि हाँ जी मैडम, मेरी याद आ गई। अरे सलोनी जी, आप ही तो करता धरता हो, जीवन बचाई है आपने हमारी, आपको कैसे भूल सकते हैं। तभी वो बोलती कि यार तुम भी ना, तुम्हारी ये डायलॉग से मैं पक गई हूँ, अब ये डायलॉग मारना बंद करो।
डायलॉग, वैसे डायलॉग ही डायलॉग है, क्या बोले। वैसे मुझे आपसे कुछ बात करनी है, अगर आप फ्री हो तो। सलोनी बोलती कि हाँ हाँ बोलो, क्या हुआ, सब ठीक है। हाँ हाँ अभी तक सब बढ़िया है। वो एक्चुअली रिसेंटली जो केस दी मतलब देख रही है, हैंडल कर रही है, उस केस में अब तक 4 लाशें मिली हैं। तभी एकदम से सलोनी बोलती कि हाँ मुझे पता है इस बारे में। मीनाक्षी एकदम से हंसते होती कि वाह बढ़िया, खबर कहाँ से लीक होती है बस समझ नहीं पा रही हूँ मैं। तभी सलोनी बोलती कि यार ऐसा कुछ नहीं है, बस शी इज़ जस्ट माई फ्रेंड, नथिंग एल्स। तभी मीनाक्षी बोलती मैंने किसी की जिक्र तो नहीं करी थी, आप किसकी बात कर रहे हो। ये सुन के सलोनी चुप हो जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। तभी सलोनी बोलती कि देखो मीनाक्षी, तुम साक्षी की तरह मुझे बातों में उलझाया मत करो। तभी मीनाक्षी बोलती कि साक्षी की तरह, मैं उनकी बहन हूँ, याद रखो उन्हीं की जैसी हूँ। तो बोलती कि बस दोस्त है यार, कुछ नहीं है, बस थोड़ी बहुत बात कर लेती है, वही है, नथिंग एल्स। हाँ ठीक है ठीक है। तभी सलोनी बोलती कि हाँ तो तुम बोलो ना, क्या बोलने की कोशिश कर रही हो। हाँ वो मैं बोल रही थी कि जो लाशों के ढेरों में से एक एक करके कागज़ का टुकड़ा मिलती है। कागज़ का टुकड़ा, हाँ पता नहीं कौन सी भाषा में है, गूगल तक कर लिया, बहुत सारी बुक पढ़ लिया, पर ये जो वर्ड्स लिखी हुई है समझ से बाहर है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि इनमें क्या लिखा है। और हर बॉडी में ये कागज़ का टुकड़ा मिलती है, जो मैं हालांकि दी को अभी तक नहीं बताई। तभी एकदम से सलोनी बोलती कि पर क्यों, पता नहीं, मुझे लग रही है कि ये कोई सुराग है, दी को यहाँ पे जानबूझ के फंसाए जा रहे हैं। कोई तो है जो दी को इस सिचुएशन में जानबूझ के फंसा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही है। ये केस नॉर्मल है पर इसको अजीब क्रिएट करके दी के सामने रखे जा रहे हैं। पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है। देखो तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी दी ये सारी चीज़ बखूबी से हैंडल कर लेगी। तभी मीनाक्षी बोलती है आई नो वो कर लेगी, पर पता नहीं वो जिस प्रकार से उस दिन वो कॉल आई थी, उनकी जो हालत थी ना, उसे देखकर लग रही है कि जो भी शख्स है वो बस केवल दी के साथ ही तल्लुक़ करने की कोशिश कर रही है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ जहाँ पे दी को प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रही है। और ये सारी चिट्ठियों का मतलब भी एक तरीके से देखा जाए तो वही होती है। तभी सलोनी बोलती है कि पॉइंट तो है, एक काम करो, तुम जो कागज़ों को कलेक्ट करी हो वो मुझे दिखाओ, क्या पता मुझे समझ आ जाए। वो बोलते आई यू श्योर। श्योर। तभी जो मीनाक्षी वो चारों जो कागज़ों के टुकड़े को इकट्ठे करती है और जो कैमरा की ओर वो दिखाती है। जब वो सलोनी ये देखती है और वो थोड़ी देर के लिए पॉज हो जाती है। यहाँ पे बार बार पूछे जाते हैं, जो मीनाक्षी है वो उससे पूछती कि क्या हुआ, एनीथिंग रॉन्ग, कुछ समझ आई। तभी सलोनी बोलती है कि यू आर राइट, तुम सही हो, ये केस उतनी नॉर्मल है नहीं जितना हम समझ रहे थे। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ साक्षी से ही जुड़ी हुई है। मतलब ये आप कैसे बोल सकती हो, क्योंकि ये जो वर्ड्स लिखे हैं ना ये दूसरे भाषा में है। ओके बट कैसी भाषा जो मुझे समझ नहीं आती, ये फ्रेंसी भाषा है और वर्ड्स को उल्टा करके लिखे गए हैं। इसके लिए तुम इस भाषा को गूगल नहीं कर सकती हो क्योंकि वो कैप्चर नहीं होंगे, क्योंकि वर्ड्स ही उल्टा करके लिखे गए हैं। व्हाट। तब जाके मीनाक्षी अच्छे से बहुत गौर से उस वर्ड्स को देख रही थी और उसे भी समझ आती कि शिट, मैं इतनी बेवकूफ़ निकली, मुझे क्यों नहीं समझ आई। और जब वो चीज़ों को ठीक करके वो पढ़ती है तो वो भी शॉक्ड हो जाती है। तभी एकदम से जो सलोनी बोलती कि तुम्हें साक्षी के ऊपर ध्यान रखनी है, उसके साथ रहनी है। बोलती कि पर ये कौन है। और वो जो पूरे 4 कागज़ों को इकट्ठे करे गए थे उसमें यही लिखे थे कि साक्षी विल बी डेथ।
ये चीज़ लिखी हुई थी। इधर मीनाक्षी की पूरी चीज़ें अलग हो जाती है सोच कि अब ये क्या सीन है। सलोनी बोलती कि देखो, साक्षी के साथ रहना, हमें नहीं पता कौन से मोमेंट पे क्या होंगे, और नतीजा हम देख चुके हैं जब कॉल उसके पास आए थे। तभी मीनाक्षी बोलती कि बाबू, मैं तो वैसे घर आई थी, मैं जाती हूँ दी के पास, और ये बोल के वो कॉल डिस्कनेक्ट करती है। फिर से तैयार होती है। तब तक खाना लगा चुके थे साक्षी की माँ और मुस्कान। जैसे ही मीनाक्षी रेडी होके वो एकदम से जाने लगती है तो मुस्कान बोलती कि क्या हुआ, कहाँ जा रही हो? बोली वो मैं दी के पास जा रही हूँ। पर क्या, क्यों? नहीं, कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मैं बस दी के साथ रहूँगी, तो हो सके तो बाद में आके खा लेती हूँ ना। तो जो मीनाक्षी बोल रही थी वो थोड़ी सी पैनिक कर गई थी। ये नहीं थी मुस्कान के लिए, क्योंकि मीनाक्षी बहुत स्ट्रांग है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों के लिए वो पैनिक तो कभी नहीं करती। और मुस्कान ये पकड़ लेती है, और वो एकदम से मीनाक्षी के हाथ पकड़ती है और उसे साइड में लाती है। बोलती कि सच सच बताओ, क्या चल रहा है? मुस्कान, कुछ नहीं है दी, वो फार्म हाउस गई है, केस के रिलेटेड स्टडी कर रही है, तो मुझे थोड़ी सी बस अजीब लग रही थी, तो इसलिए मैं आई, फ्रेश वगैरह हुई, अब वापस जा रही हूँ दी के पास, नथिंग एल्स। मीनाक्षी, बहुत अच्छी से जानती हूँ, तुम जो बोल रही हो तुम्हारी आंखें वो उसमें साथ नहीं दे रही है, कुछ और है जो तुम मुझे नहीं बता रही हो। प्लीज़ फॉर गॉड से बताओ, कोई 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 मतलब चीज़ तो नहीं है उनके ऊपर, कोई सीरियस? तभी एकदम से जो मीनाक्षी बोलती कि मुस्कान, इतना नहीं सोचनी है, दी को कुछ नहीं होगी, जब तक मैं हूँ उनको कुछ नहीं हो सकती, तो डोंट वरी। तभी मुस्कान क्या करती है, बोलती कि देखो, तुम्हें मेरी कसम, तुम झूठ नहीं बोल सकती मुझे। इधर एकदम से मीनाक्षी बोलती है क्या बताऊँ यार, तो वो पूरी बात बताती है। जब बताती है, पता नहीं मुस्कान की आंखें थोड़ी सी लाल हो जाती है, और वो एकदम से मीनाक्षी की ओर देख के बोलती है तुम उनके उनके पास जाओ। तो मीनाक्षी बोलती कि देखो, डरने की कोई बात नहीं है, दी को कुछ नहीं हो सकती। और ये बोलते हुए जो मीनाक्षी वो निकल जाती है साक्षी के पास, और वहाँ पे साक्षी और उसकी टीम, ये लोग तैयार होते हैं शाम को उस बार में जाने के लिए। वो जो दूसरे शख्स है उसको पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर रहे थे। बलवीर पहले से ही निकल चुका था। सांझ वहाँ पे बैठी हुई साक्षी से ये बात कर रही थी। इधर मीनाक्षी बहुत ही जल्द वहाँ पे पहुँचती है, और जैसे वो पहुँचती है साक्षी देखती कि क्या हुआ, तुम अभी आ गई? लेकिन नहीं, कुछ कुछ नहीं दी, बस सब कुछ ठीक है। थोड़ी सी अजीब लग रही थी साक्षी को मीनाक्षी की ये चीज़ें, वो बार बार पूछ रही थी, पर मीनाक्षी कुछ नहीं बताती है। दूसरी ओर मुस्कान, वो पता नहीं एकदम से सहम सी गई थी, कुछ नहीं बोल रही थी। लंच करे जा रहे थे तो साक्षी की मॉम बार बार बोल रही थी कि क्या हुआ बेटा, पर वो कुछ नहीं बोल रही थी, बस खाना खा के वो अपने कमरे में चली जाती है। अब देखते हैं कि स्टोरी में आगे क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा, सी यू सून गाइस, टेक केयर ऑल।